88.4 FM पंचूल पल्स में साथियों आप सुन रहे हैं शो बुरांश वाली सुबह मेरे यानी आपके दोस्त आरजे सौरभ के साथ। तो साथियों आज हमारे साथ मौजूद हैं पिथौरागढ़ के समाज कल्याण अधिकारी, वो व्यक्ति जिनका काम सिर्फ कार्यालय तक सीमित नहीं बल्कि जिनकी सोच हर उस व्यक्ति तक पहुंचती है जो समाज के हर कोने में जीने का हकदार है, चाहे पेंशन हो या शिक्षा, चाहे राशन हो या रोजगार। इनका काम है सोसाइटी के कमजोर लोगों के लिए मजबूती से खड़ा रहना। तो चलिए जरा बिना देरी करते हुए मैं मिलवाता हूं आपको पिथौरागढ़ के समाज कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार जी से। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचूल पल्स में। धन्यवाद आपको, आपने मेरे को ये मंच प्रस्तुत करा। मैं दिलीप कुमार, समाज कल्याण अधिकारी, अभी यहाँ समाज कल्याण अधिकारी पद पे कार्यरत हूँ जनपद पिथौरागढ़ में। जी सर, कृपया सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपने विभाग के बारे में कुछ बताइए कि किन किन वर्गों में वो कार्य करता है और इनकी मुख्य जिम्मेदारियां पिथौरागढ़ के लिए अभी क्या है। समाज कल्याण विभाग मूलतः जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति के, ओबीसी की या दबे कुचले जो भी लोग हैं उनके लिए हमारे विभाग कार्य करते हुए आ रहा है। जी सर, पिथौरागढ़ में समाज कल्याण विभाग यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं लेकर के आ रखा है, कृपया उस बारे में कुछ बताइए। जी समाज कल्याण विभाग में मूलतः बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं, जिसमें मूलतः पेंशन योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। जैसे मैं पेंशन योजनाओं के बारे में बताऊं, उसमें वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन जो होती है वो राष्ट्रीय लेवल की पेंशन होती है, एनएसीपी पेंशन कहते हैं, वो पेंशन होती है वृद्धा, विधवा, दिव्यांग। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार भी कुछ पेंशनों का संचालन किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, जिसमें किसान पेंशन है, तीली रोतली पेंशन है, बोना पेंशन है, परित्यक्ता पेंशन है। इतनी सारी पेंशन योजनाओं का लाभ राज्य सरकार के स्तर से भी दिए जा रहे हैं अभी वर्तमान में। और जैसे मैं छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में बताऊं, छात्रवृत्ति योजना में जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, आजकल वो ईडब्ल्यूएस में भी इसके लोगों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है वर्तमान में। सर जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उन तक ये योजनाएं क्या पहुंच पाती हैं? अगर नहीं पहुंच पाती तो जागरूकता फैलाने के लिए आप कैसे प्रयास करते हैं? जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, विभिन्न विकास खंडों में और विभिन्न ग्राम पंचायत के स्तर में जो हमारे कर्मचारी जो है विकास खंड स्तर में है, उसके अतिरिक्त जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका संचालन करते हैं और विभिन्न हम बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन विभिन्न विकास खंडों में या न्याय पंचायत स्तर में इनका आयोजन करते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जिनसे कि उन लोगों को पता चल पाए कि सरकार क्या क्या योजनाएं उनके लाई हैं। जैसे कि आपने योजनाओं के बारे में बताया, वृद्धा वाली पेंशन है और विकलांग पेंशन है, और इन योजनाओं का लाभ किन किन लोगों को मिल पाता है, एक तो आप ये बताइए हमें, और अगर कोई इनका आवेदन करना चाहते हैं, इसके पात्र हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? जैसे पहले तो ऐसा होता था ऑफलाइन के माध्यम से पहले फॉर्म भरा जाता था, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ब्लॉक में, फिर उसके बाद हमारे सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है इसमें। एक हमारे यहाँ पोर्टल है ssp.uk.gov.in करके एक पोर्टल है, उसके तहत कोई अगर आवेदन पत्र कोई करना चाहता है तो घर से भी उसमें आवेदन पत्र कर सकता है। जिसमें वृद्धावस्था पेंशन में, जैसे आपने पूछा कि वृद्धावस्था पेंशन में कौन पात्र होंगे, ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है और वो अगर बीपीएल क्रमांक वाले हैं तो ठीक है, अन्यथा वो 4000 से कम इनकम है तो उस कैटेगरी में आते हैं। उसके अतिरिक्त जो एक तो परिवार की नकल लगती है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो हम उसमें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे करके, परिवार की नकल होगी, बीपीएल क्रमांक है तो ठीक है, अन्यथा उसमें 4000 से कम की इनकम होगी। नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार कार्ड, परिवार की नकल, बीपीएल क्रमांक है तो ठीक है, अन्यथा 4000 से कम इनकम, बैंक खाता, एक चयनित प्रस्ताव होता है जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के स्तर से निर्गत होता है, फिर उसकी पेंशन लग जाती है। उसमें जैसे हमारे पास आवेदन आता है, वो एक आजकल तो जैसे पहले होता था, पहले लेंथी प्रोसेस थी, तो सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। एक हफ्ते के अंदर पेंशन उसकी स्वीकृत हो सकती है अगर सारे डॉक्यूमेंट उनके कंप्लीट होंगे तो। जी। सर कई बार लाभार्थियों को जो है पेंशन समय पर नहीं मिल पाती, इसके पीछे क्या वजह होती है और फिर आप इसको कैसे सुलझाते हैं? सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन, ये वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन जो भारत सरकार और राज्य सरकार का वो है, अलग अलग है। तो कभी ऐसा होता है कि बजट तो हमारे पास पर्याप्त रहता है, कभी ऐसा रहता है कि टेक्निकल इश्यू रहते हैं, कुछ उस टाइप से रहता है। वैसे अन्यथा अभी तक उसकी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आती है कि लेट से होता है या कुछ होता है। या जैसे बीच में एक प्रोग्राम चला था आधार सीडिंग का, जिनका आधार सीडिंग नहीं था उसमें थोड़ा दिक्कत हो रही थी पेंशन आने में। अच्छा। तो आजकल अब हमने सारे लोगों के लगभग आधार सीट कर लिए हैं, तो अभी सभी लोगों की पेंशन समय पर समयबद्ध रूप से जा रही है। बिल्कुल। और सर समाज के हाशिए पर खड़े वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग या एकल महिला, क्या आपके विभाग से जुड़े हैं, और अगर जुड़े हैं तो आप उनके लिए क्या विशेष प्रयास करते हैं? जैसे समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए हमारे यहाँ से जैसे उनकी पुत्री का विवाह, जैसे हमारे पेंशन का तो सभी के लिए लागू है ही है। बिल्कुल। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग, बोना पेंशन, तीली रोतली पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, वो सभी के लिए लागू है। इसके अतिरिक्त जैसे किसी अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग में
दिव्यांग में किसी की पुत्री की शादी होती है, अनुसूचित जाति और जनजाति या सामान्य में विधवा महिला, जो विधवा महिला की होती है, उनकी पुत्री की अगर शादी होती है, इस कंडीशन में उनको हम 50,000 रुपए के रूप में सहायता प्रदान करते हैं हमारे विभाग से। सर, आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद होते हुए भी योजनाओं तक पहुंच नहीं पाते। विभाग उनके लिए विशेष तरीके से क्या प्रयास, एक बार फिर से इस बारे में कुछ आप बता देंगे? जी, बीच में विभाग ने एक सर्वे करवाया था। जैसे हम कहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 60 वर्ष से जिनको आयु अधिक हो चुकी है उनके लिए पेंशन लगेगी करके, क्योंकि मैं उनके बाद लगते थे, मगर विभाग ने बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई है। उसमें कहा कि 59 साल 6 महीने जिनको हो चुके हैं उनका एक सर्वे करवाया था। हमारे यहाँ से भी लगभग 300 कुछ लोग ऐसे पाए गए थे जिनको 60 साल तो नहीं हुए थे, लेकिन 59 साल 6 महीने हो गए थे उनको। 59 साल 6 महीने हो गए थे, तो उनका हमने सर्वे कराया, फिर उनसे फॉर्म भरवाए। तो इसके तहत हम प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर में या न्याय पंचायत स्तर में इसका सर्वे करते हैं कि कौन कौन पात्र छूट गया ऐसा, या जैसे हम प्रत्येक ब्लॉक में शिविर लगाते हैं। जैसे दिव्यांग सर्टिफिकेट बनता है, जैसे सीएमओ साहब बनाते हैं उसको सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो सीएमओ की टीम भी वहाँ बहुत से शिविर में जाती है। उनका जैसे ही सर्टिफिकेट बनता है, एक यूडीआईडी कार्ड बनता है, पेंशन का लाभ दे देते हैं। आने वाले समय में पिथौरागढ़ में समाज कल्याण विभाग कौन सी नई योजनाओं को लाने वाला है और कौन सी योजनाओं में सुधार करने वाला है? इसमें अब जैसे योजनाओं का सुधार की बात आती है तो शासन स्तर पर निर्भर है। जैसे शासन स्तर से हमें इसकी जानकारी मिलेगी या जो भी शासनादेश जारी होंगे उस अनुसार हमें इसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। जैसे वर्तमान में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वो भी समाज कल्याण ही देखता है, और एक भारत सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है इसमें, नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत। तो इसमें एक निदेशालय स्तर से या भारत सरकार के स्तर से एक प्रोग्राम सेट हुआ है। 1 अगस्त से 30 अगस्त तक हमने पूरे जनपद में वो प्रोग्राम करने हैं नशा मुक्त भारत अभियान। उसमें कई रैलियां करनी है, या क्रॉस कंट्री रेस है, या क्रिकेट मैच कर सकते हैं उसमें, या जैसे पेंटिंग है, या अलग अलग कंपटीशन होंगे, और उसमें शपथ भी ली जानी है, और उसमें हस्ताक्षर प्रोग्राम किया जाना है। तो हम नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कैसे हम, चूंकि ये जब पूरे भारतवर्ष में 72 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हुए थे इसमें, उसमें से हमारा डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ भी उसमें से एक था। अब आप समझ सकते हैं कि अब पूरे भारतवर्ष में 72 डिस्ट्रिक्टों में हमारे डिस्ट्रिक्ट सबसे ऊपर था। बिल्कुल। तो उस कंडीशन में भी हम उसमें उसके लिए भी भारत सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। उसमें हम निर्देश आए हैं निदेशालय से हमारे, तो उसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं आगे। और सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत बार ऐसा होता है, कई बच्चों की स्कॉलरशिप आनी होती है, उनके सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनके खाते में स्कॉलरशिप नहीं आ पाती है। इसकी क्या वजह रहती है? सर, कृपया हमारे श्रोताओं को इस बारे में कुछ बताइए। जैसे मैंने आपको बताया, छात्रवृत्ति योजनाएं जो हमारे यहाँ छात्रवृत्ति योजनाएं होती है, उसमें 22-23, 23-24 और 24-25 के बहुत सारे ऐसे बच्चे छूटे हुए हैं जिनका आधार सीट नहीं है। आधार सीट नहीं है तो उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चूंकि इसको भारत सरकार से इसका संचालन किया जा रहा है, पीएफएमएस के माध्यम से इसका संचालन होता है। उसका बार बार हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट फंस जाता है। पेमेंट फंस जाता है तो मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे आगे आवेदन करेंगे या जिन्होंने पिछली बार में आवेदन किया है और जिनका पैसा अभी तक उनके खाते में नहीं डिपोजिट हो रखा है, तो वो अपने बैंक में, नजदीकी बैंक में जाके अपना आधार सीट करा लें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, दिव्यांगों के लिए आपका विभाग किस तरीके की योजनाएं लाया है और उनकी मदद आप किस तरीके से अभी कर पा रहे हैं? दिव्यांगों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हमारे विभाग संचालन कर रहे हैं दिव्यांगों के लिए भी, जिसमें सबसे पहले तो मैंने आपको बताया पेंशन योजना। पेंशन योजना में ऐसा होता है, जैसे 40% से ऊपर जो दिव्यांग बच्चा है या दिव्यांग से ऊपर का है, तो उसको उस कंडीशन में 1500 रुपये इसका लाभ देते हैं। पेंशन योजना जैसे दिव्यांग पेंशन योजना है, अगर 40% से ऊपर कोई दिव्यांग है, उस जो सीएम साहब के स्तर से जो सर्टिफिकेट बनता है 40% से ऊपर है, तो उस कंडीशन में हम उनको भारत सरकार की जो पेंशन योजना है उसके तहत उसका लाभ देते हैं। इसके अतिरिक्त जो अगर राज्य सरकार की योजना है तीलू रौतेली पेंशन योजना करके, अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला या पुरुष, पहले तो महिला के लिए था, अभी पुरुष के लिए, वर्तमान में पुरुष के लिए भी, कोई महिला या पुरुष कृषि कार्य करते हुए दिव्यांग हुए हैं और उनका जो सर्टिफिकेट है 40% से ऊपर नहीं बन पा रहा है, 40% से ऊपर नहीं बन पा रहा है, इस कंडीशन में उनको तीलू रौतेली पेंशन योजना का राज्य सरकार के रूप में इसमें लाभ दिया जाता है। उसमें 1200 रुपये इसमें मिलता है। इसके अलावा बोना पेंशन है हमारे यहाँ। अगर बोना पेंशन, अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक है और उसकी जो हाइट है 4 फीट से कम है, इस कंडीशन में भी उसको दिव्यांग पेंशन का लाभ दिया जाता है, जिसको बोना पेंशन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जैसे कोई भी दिव्यांग शादी करता है तो उस कंडीशन में उसको पुरस्कार स्वरूप 25,000 रुपए की धनराशि के रूप में एक मुश्त उसका लाभ दिया जाता है। इसके अलावा एलिम्को कानपुर एक भारत सरकार की संस्था है। इसमें बीच में हमने जून माह में कैंप भी आयोजित करे थे, सभी ब्लॉक में हमने कैंप आयोजन का हमने प्रस्तावित करे थे। 2-3 ब्लॉकों में तो हमारा हो चुका था, धारचूला में हुआ था, मुंशियारी में हुआ था, डीडी हाट में हुआ था, 3 विकास खंड में हमारा इसका प्रोग्राम हुआ था। चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता प्रभावी हो गई थी, इस कारण से
कार्यक्रम है वो स्थगित किए गए। जो एलिम्को कानपुर से जो टीम आती है वो विभिन्न उपकरण देती है, जैसे उसमें किसी को व्हील चेयर की जरूरत हो, बैसाखी की जरूरत हो, या कानों की मशीन की जरूरत है, चश्मे की जरूरत हो, कुछ भी जरूरत हो उनको। इसके अतिरिक्त एक मुख्यमंत्री घोषणा भी है, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है उत्तराखंड की कि एक वर्ष के अंतर्गत सभी जो भी दिव्यांग ऐसे हैं जिनको किसी भी चीज की जरूरत है, चाहे व्हील चेयर की जरूरत हो, बैसाखी की जरूरत हो, कानों की मशीन की जरूरत हो, कोई भी जरूरत है, हमें उनको उनका लाभ दिया जाना है। इसके अलावा जो एलिम्को कानपुर से मैंने जो आपको बताया, एक तो दिव्यांगों के लिए है, इसके अलावा एक वयोश्री योजना करके है। वयोश्री योजना में जो भी हमारे वृद्ध लोग हैं, 60 वर्ष से अधिक के लोग हैं, उनको जैसे उनको कान की मशीन की जरूरत है, लाठी की जरूरत है, या बैसाखी की जरूरत हो, या व्हील चेयर की जरूरत हो, इसमें इनको लाभ दिया जाता है। इसके अलावा एक दिव्यांगों के लिए एक स्कॉलरशिप योजना का भी लाभ दिया जाता है। कोई अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसको हमारे यहाँ से स्कॉलरशिप के रूप में भी उसको लाभ दिया जाता है। और एक आखिरी सवाल सर, मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि पिथौरागढ़ के समाज कल्याण अधिकारी होने के नाते आप यहाँ के आम लोगों को, जो भी यहाँ के नागरिक है, उन तक FM पंचमूल पल्स के माध्यम से क्या संदेश आप पहुँचाना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूंगा, जितनी भी योजनाएं समाज कल्याण विभाग से संचालित हैं जी, आप उसका लाभ लें, अधिक से अधिक लाभ लें। जो हमारे एक वेबसाइट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पिथौरागढ़ करके, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तराखंड करके, उसमें विभाग से संबंधित सारी योजनाओं का विवरण है। इसके अतिरिक्त हम बुकलेट देते रहते हैं, आप अपने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को पूछ सकते हैं, या हमारे विकास खंड में जो सहायक समाज कल्याण अधिकारी हैं उनके स्तर तक जाके आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पूछा कि आधार से बहुत लोगों की पेंशन रुकती है। जी जी जी। जैसे भारत सरकार से सख्त नियम ये है कि उनकी आधार सेटिंग होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमने लगभग शून्य कर दिया, उसकी संख्या शून्य कर दी है लगभग। लेकिन बहुत सारे लोग नए पेंशनर ऐसे आ रहे हैं, उनके पेंशन तो लग जाती है उनकी, मगर आधार सेटिंग नहीं हो पाती। आधार सेटिंग नहीं है, बहुत से में ऐसा हो सकता है कि उनकी पेंशन रुक जाए। तो मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि जो भी पेंशन लगाते हैं उससे पहले वो अपना आधार सीट करा लें। वो कैसे कर सकते हैं? कुछ आधार सीट कराने के लिए जो नजदीकी बैंक है, अपना जो बैंक है उसमें जाके वो आधार सीट हो जाता है। बहुत ज़्यादा धन्यवाद सर, आपने FM पंचमूल पल्स में आकर के इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।